friends, hope you all are fine. Today we are going to continue our chapter number 4, the Central Islamic Land. This is part 3 of this chapter. Previous two parts are already uploaded. You may check from the playlist, and even the links of those two videos will be also available in the description box. You may check from there too. So let us continue. Changes in agriculture. एग्रीकल्चरल प्रोस्पेरिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हैपन टुगेदर. देखो, जिस भी इंसान के पास उस समय एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी होती थी, मतलब भूमि बहुत ज्यादा होती थी या पैसा बहुत ज्यादा होता था, वो पॉलिटिकली स्टेबल भी था. In many areas, especially in the Nile Valley, the state supported irrigation system, the construction of dams and canal and the digging of the well all were important for good harvest. तो नाइल वैली वाली मतलब जहां से नाइल नदी गुजरती है, अगर हम उस जगह की बात करें या उस एरिया की बात करें तो क्या था वहां पे जनरली सारी जो डैम्स होते थे या जो भी कैनाल्स बनाए जाते थे या कुएं खुदवाए जाते थे, वो किसके द्वारा होते थे? गवर्नमेंट के द्वारा, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा. और वो किस लिए किए जाते थे? अच्छी फसलों के लिए. इस्लामिक लॉ गिव टैक्स कंसेशन टू पीपल हु ब्रॉट लैंड अंडर कल्टिवेशन फर्स्ट टाइम. तो इस्लामिक लॉज के हिसाब से जो व्यक्ति खेती को पहली बार कर रहा है अपनी जमीन पर या उसने जमीन खरीदा है उस पर, तो उस पर टैक्स की छूट होती थी उस टाइम. थ्रो पीजेंट्स इनिशिएटिव्स एंड स्टेट सपोर्ट कल्टिवेबल लैंड एक्सपेंडेड एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज. तो इसी तरह जब इस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ने पीजेंट्स को सपोर्ट किया तो उनकी वजह से क्या हुआ? लैंड एक्सपेंड हुई और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी. क्यों? क्योंकि डैम्स या कुएं या कैनाल्स बनवा दिए गए तो किसानों को आसानी रही उनके खेत तक पानी पहुंचाने में या जो और चीजें लगती थी. मैनी न्यू क्रॉप सच एज, तो और नई फसलें भी उगाई गई जैसे कॉटन, ऑरेंज, बनानाज, वाटरमेलन, स्पिनिच एंड ब्रिंजल वर ग्रोन एंड इवन एक्सपोर्टेड टू यूरोप. और ये सब उन्होंने उगाया, साथ साथ में इसका एक्सपोर्ट करके इनकम भी कमाया. अर्बनाइजेशन. इस्लामिक पॉपुलेशन आल्सो इंक्रीज्ड एज द नंबर ऑफ सिटीज ग्रू कंटिन्यूसली. जैसे जैसे शहर बढ़ते गए इस्लामिक पॉपुलेशन भी बढ़ती गई. Many new cities were founded mainly to the settle Arab soldiers who played main role in the local administration. तो जो नए शहर थे अधिकतर वो कौन स्थापित कर रहे थे या कौन उनका एक्सपेंडेशन कर रहे थे? जो अरब सोल्जर्स थे. क्यों? क्योंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था. दीज गैरिसन सिटीज, सैन्य दुर्ग जिन्हें हम कहते हैं या आप कह सकते हो जैसे बहुत सारे इंडिया के अंदर जगह जगह पे कैंट बने हुए ना आर्मी के, इसी तरह गैरिसन उनके होते थे, सैन्य दुर्ग. कॉल्ड मिस्र, उनको क्या कहा जाता था? मिस्र. अरेबिक नेम फॉर इजिप्ट वर कूफा एंड बसरा. ठीक है, इजिप्ट में का अरेबिक नेम क्या था उस टाइम? मिस्र था. तो वहां पे थे ये. कूफा और बसरा कहां पे था? इराक में. फुस्तात एंड कैरो कहां था? इजिप्ट के अंदर. और इजिप्ट का पुराना अरेबिक नेम क्या था? मिस्र. विद इन द हाफ अ सेंचुरी द पॉपुलेशन ऑफ बगदाद हैड रीच्ड अराउंड 1 मिलियन. और बीते हुए मतलब उस समय 50 वर्षों में ही क्या हो गया था? बगदाद की जो कैपिटल थी, बगदाद जहां की कैपिटल थी इराक की, उसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा हो गई थी. मतलब 1 मिलियन का मतलब 10 लाख. Alongside these cities were older towns such as Damascus, एस्फगान एंड समरकैंड. तो ये पुराने शहर थे उस समय के और इनकी पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी. ये भी धीरे धीरे क्या हो रहे थे? डेवलप हो रहे थे. Their size and population increased and provided the production of food grain and raw materials such as cotton and sugar for urban manufacturer. इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो खेती भी बढ़ने लगी, लोगों का एक्सपेक्टेशन भी होने लगा. तो फिर क्या हुआ? जो अर्बन मैन्युफैक्चरर थे, जो शहरों में मतलब उत्पादक थे, उत्पादन करते थे जो मैन्युफैक्चरर्स, उनको ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने लगे. A vast urban network developed linking one town with another and forming a circuit. तो धीरे धीरे शहर और कस्बे क्या होने लगे? आपस में जुड़ने लगे. एक कस्बा दूसरे कस्बे से जुड़ने लगा. जैसे आज के दौर में जैसे जैसे सड़कें बन रही है, सभी कस्बे एक दूसरे से या गांव कस्बों से जुड़ रहा है, कस्बे शहर से जुड़ रहे हैं. इस तरह उस समय था. At the heart of the city were two building complexes shows cultural and economic power. The Congregational, जो सामुदायिक मॉस्क होता था, मस्जिद जिसे क्या कहा जाता था? मस्जिद अल जमी, एंड द सेंट्रल मार्केट प्लेस
ठीक है, विद शॉप इन अ रोज। तो दो मेन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होती थी, एक तो ये मॉस्क हो गया इंपॉर्टेंट, और दूसरा क्या होगा, सेंट्रल मार्केट प्लेस, जहां से सारे व्यापार या लोकल जो जरूरतें पूरी करते थे लोग अपनी सामान वहां से खरीदते थे। The cities were homes to एडमिनिस्ट्रेशन, स्कॉलर्स एंड मर्चेंट हु लिव्ड क्लोज टू द सेंटर। तो जो भी इनके करीब रहते थे, जो इस बिल्डिंग के कांग्रेशियल मतलब सामुदायिक मॉस्क के करीब रहते थे, वो अधिकतर स्कॉलर्स थे या मतलब मर्चेंट्स मार्केट प्लेस वाली बिल्डिंग के नजदीक रहते थे, इसी तरह से चीजें थी। ऑर्डिनरी सिटीजन्स एंड सोल्जर्स हैड देयर लिविंग क्वार्टर इन द आउटर सर्कल। और ये शहर के बाहर थे, मतलब ईच हैड इट्स ओन मॉस्क, चर्च और सियनेजेस, ज्यूइश टेम्पल, यहूदी भी तो थे ना उस टाइम, मार्केट एंड पब्लिक बाथ एंड इम्पोर्टेंट मीटिंग प्लेस भी इनका था। इन सब ने अपने अपने कबीले में अपनी अपनी ये सब चीजें स्थापित कर रखी थी, जैसे कह सकते हैं छोटे छोटे गांव बना रखे थे, मतलब आउटर उस पे शहर के। कॉमर्स, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, एक हो जाना, एंड अर्बन डिमांड फॉर फूड स्टफ एंड लग्जरियस आइटम इंक्रीज द सर्कल ऑफ ट्रेड। तो जैसे जैसे वक्त बीतता है, आप जानते हो इन सब चीजों की मांग क्या होने लगती है, बढ़ती है। आज देख लो आप डोमिनोज, ये सब चीजें हम लोगों की जरूरतें बन चुकी है, या मैकडोनल्ड्स, ये सब। तो जैसे जैसे वक्त बदलता है तो फिर ये चीजों की डिमांड होती है, तो फिर इनके लिए क्या होता है, व्यापार बढ़ता है। For 5 centuries, Arabs and Iranian traders monopolized का मतलब होता है एकाधिकार, जहां पे बेचने वाला एक और खरीदने वाले कई सारे हों, मोनोपोली। जैसे इंडिया में रेलवे की मोनोपोली है, प्राइवेट कंपनी तो नहीं चलाती ना, तो इसलिए। द मैरीटाइम ट्रेड बिटवीन चाइना, इंडिया एंड यूरोप, ठीक है, तो ये था। 5 ट्रेडर्स थे फॉर 5 सेंचुरीज, मतलब अरब इरानियन यहां से व्यापार करते रहे। दिस ट्रेड पास थ्रू मेजर रूट्स, नेमली द रेड सी और पर्शियन गल्फ। पर्शियन मतलब ईरान वाला इलाका, तो वहां से और रेड सी से होके ये सारा व्यापार किया जाता था। हाई वैल्यू गुड्स सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड सच एज स्पाइसेस, टेक्सटाइल, प्रोक्लेन, चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते थे, एंड गन पाउडर्स वर शिप्ड फ्रॉम इंडिया एंड चाइना, यहां से इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था। एट द मेडिटेरियन एंड एक्सपोर्ट्स वर हैंडल्ड बाय ज्यूइश मर्चेंट फ्रॉम द पोर्ट ऑफ अलेक्जेंड्रिया टू यूरोप। और मतलब यहाँ से मेडिटेरियन जहां पे सी खत्म होती है, वहां से ये यहूदी लोग इसको सारे माल को ले लेते थे और फिर यूरोप के बाजार में बेचते थे। सम ऑफ देम डायरेक्टली ट्रेड विद इंडिया, और कुछ यहूदी इंडिया से व्यापार डायरेक्टली करते थे। टुवार्ड द ईस्टर्न एंड कारवान ऑफ इरानियन मर्चेंट ट्रेडेड बिटवीन बगदाद अलोंग द सिल्क रूट टू चाइना, से भी ये लोग व्यापार करते थे, इरानियन मर्चेंट जो होते थे, टू ब्रिंग सेंट्रल एशियन एंड चाइनीज गुड्स इंक्लूडिंग पेपर टुगेदर, और बड़े स्केल पे इनका व्यापार कर सके, इसलिए ये सिल्क रूट का भी उपयोग करते थे। मेल एंड फीमेल तुर्किश स्लेव्स टू वर परचेज्ड इन दीज मार्केट फॉर द कोर्ट ऑफ द खलीफा एंड सुल्तान। खलीफा और सुल्तान की मतलब सेवा में, या जो उनके घर में मतलब नौकर चाकर चाहिए थे, दास लोग, गुलाम चाहिए थे, वो भी यहाँ खरीदे बेचे जाते थे। अगर मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात बताऊं, आर्टिकल 23 के तहत ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंडिया के अंदर बैन है, ठीक है। उस टाइम ये चीजें होती थी। कॉइन ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, कॉपर के कॉइन्स को क्या बोला जाता था, फुलस, वर मिंटेड एंड सर्कुलेटेड टू द पे फॉर गुड्स और सर्विसेज, या किसी और चीज को खरीदना बेचना, उनके लिए नोट, ये सिक्के उपयोग होते थे, गोल्ड के, सिल्वर के। गोल्ड केम फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका में सूडान से आता था गोल्ड, एंड सिल्वर फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जाराफशान वैली से आती थी चांदी। द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड टू मेडिवल इकोनॉमिक लाइफ वाज द डेवलपमेंट ऑफ सुपीरियर मेथड्स ऑफ पेमेंट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम मुस्लिम वर्ल्ड की जो हम दुनिया में एक अगर हम इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन माने, तो वो ये था मेथड्स ऑफ पेमेंट का सिस्टम उन्होंने जनरली प्रोत्साहन दिया और ओरिजिनेट किया, उनका अच्छा था। लेटर्स ऑफ क्रेडिट सक ओरिजिन ऑफ द वर्ड चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज सुफ्तजा। बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या बोला जाता था, सुफ्तजा। वर यू, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो मेरे को किसी एक्स पर्सन से पैसे लेने हैं, मैं आपको पेपर के ऊपर समझाता हूँ, एक मिनट देखिएगा आप। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, जैसे मान लो मुझे इस पर्सन से पैसे लेने हैं, मान लो 2 लाख, ठीक है। तो इसने मुझे क्या करा, एक बिल इशू कर दिया एक डेट का,
कि भाई मेरे से 2 जून को आकर इतने रुपए ले जाना, 2 लाख का मेरे को इसने बिल दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को पैसा पहले ही चाहिए, ये वाई मैं हूं, तो मैं क्या करूंगा, 2 जून तक नहीं रुकूंगा, मैं क्या करूंगा, जेड के पास जाऊंगा, जेड को कहूंगा कि देखो 2 लाख का मेरे पास बिल है ये, तो मुझे इसके 1,90,000 दे दो, और इस तारीख को उससे एक्स से 2 लाख ले लेना। इसमें जेड को फायदा क्या है, 10,000 मिल गया, और मेरे को क्या फायदा, मेरे को पैसा पहले मिल गया, एक्स का उतना ही जाना है पैसा उस तारीख को। लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब एक तरह का लेटर दे देना, जब हम दूसरे देश में ट्रेवल करते हैं, जनरली इंडिया में बैंक ऐसा करते हैं, तो हमें लेटर ऑफ क्रेडिट दे दिया जाता है, हम वहां जाके उतना पैसा वहां से ले सकते हैं। द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ कमर्शियल पेपर फीड मर्चेंट्स फ्रॉम द नीडी टू कैरी कैश एवरीवेयर एंड आल्सो मेड देयर जर्नी सेफर। पहले हमले भी हो जाते थे जब वो जर्नी करते थे, तो इसीलिए ये लेटर ऑफ क्रेडिट या बिल ऑफ एक्सचेंज, अब पैसा तो है नहीं, ये तो जस्ट अ पेपर है, तो ये मदद करता था मतलब कि ट्रैवल को प्रोटेक्ट करने में, और इवन पर्सन भी सिक्योर रहता था। लर्निंग एंड कल्चर फॉर रिलीजियस स्कॉलर उलेमा, मुस्लिम्स में, इस्लाम में उलेमा बोला जाता है रिलीजियस स्कॉलर्स को। नॉलेज इल्म, नॉलेज को इल्म बोला जाता है। ड्राइव्ड फ्रॉम द कुरान एंड द मॉडल, तो अधिकतर जो उलेमा लोग होते थे वो, या जो भी मतलब इल्म होता था वो कहाँ से लिया जाता था, कुरान शरीफ से, जो इनकी सबसे पवित्र किताब मानी जाती है मुस्लिम्स की। एंड द मॉडल बिहेवियर ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, और उनकी सुन्नत को फॉलो किया जाता है, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनकी सुन्नत को फॉलो किया जाता है। वाज द ओनली वे टू नो द विल ऑफ गॉड एंड प्रोवाइड गाइडेंस इन दिस वर्ल्ड, तो ये माना जाता था कि भाई अगर गॉड की इच्छा को या गॉड के अस्तित्व को जानना है या गॉड की गाइडेंस को पहचानना है, तो प्रॉफिट की सुन्नत को फॉलो करना है, और जो कुरान के अंदर नॉलेज लिखी हुई है उनको फॉलो करना है। The ulema in the medieval time devoted themselves to writing tafsir and documenting Muhammad's peace be upon him authentic hadith, हदीस बोला जाता है इसको। तो जो उलेमा होते थे जनरली वो ट्रांसलेशन करते थे, या वो जो कुरान शरीफ के अंदर चीजें हैं उनको एक्सप्लेन करते थे दूसरे लोगों को, जो रिलीजियस नॉलेज लेना चाहते हैं उन लोगों को बताते थे कि क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, क्या क्या बातें हैं, वो सब चीजें हदीस बोला जाता है उनको, ऑथेंटिक। सम प्रिपेयर्ड अ बॉडी ऑफ लॉज और शरिया, मुस्लिम इस्लामिक लॉ को हम शरिया बोलते हैं जनरली। सम प्रिपेयर्ड अ बॉडी ऑफ लॉ, और शरिया कहा जाता है द स्ट्रेट पाथ टू गवर्न द रिलेशनशिप ऑफ मुस्लिम विद गॉड थ्रू रिचुअल, रिवाज, इबादत, ये सब शरिया के कानूनों के हिसाब से की जाती है इबादत। और जो भी रिलीजियस लॉज बने हुए हैं इस्लामिक कल्चर में, वो उनको हम शरिया लॉज बोलते हैं। डिफरेंस इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द source lead to the formation of 4 schools of law मजहब इन द 8th and 19th सेंचुरी। अब देखिए हर व्यक्ति या अधिकतर चीजें क्या होती हैं, सारे रिलीजन का सार तो एक ही है कि इंसानियत को प्रोटेक्ट करना, शांति बना के रखना, सब चीजें हैं, पर कई बार क्या होता है कि हर इंडिविजुअल अपने हिसाब से भी चीजों का व्याख्या करता है, तो वहां पे डिफरेंसेस हो जाते हैं थोड़े बहुत। दीज वर द मलिकी, और ये जो 4 स्कूल थे वो कौन कौन से थे, मलिकी, हनफी, शफई एंड हबली, ठीक है। द लास्ट बीइंग द मोस्ट कंजर्वेटिव, ठीक है, और इनको रूढ़िवादी भी कहा जाता था। ये मतलब ये स्कूल्स जो होते थे इंटरप्रिटेशन करते थे और मतलब एक एक्सट्रीम लेवल पे जाके फॉलो करते थे। द शरिया प्रोवाइडेड गाइडेंस ऑन ऑल पॉसिबल लीगल इश्यूज, तो जो शरिया का कानून होता था सारे लीगल इश्यूज पे उसकी मतलब वहां से चीजें ली जाती थी, बट मोर फोकस्ड ऑन पर्सनल स्टेटस, मैरिज, डाइवोर्स एंड इनहेरिटेंस देन ऑन कमर्शियल मैटर्स ऑन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज के बजाय ये अधिकतर किस पे फोकस करते थे, मैरिज, डाइवोर्स एंड इनहेरिटेंस, विरासत के जो भी कानून होते थे अधिकतर वो मेंशन थे इसमें। देखिए कई बार अगर हम इंडिया की मैं आपको बात करूं, अगर हम इंडिया जैसे देश में रह रहे हैं तो हमारे यहाँ पे संविधान के जो नियम कानून है वो सबसे बड़े होंगे। रिलीजियस फ्रीडम है आर्टिकल 25 से 28, पर अगर रिलीजियस फ्रीडम के दौरान या रिलीजियस लॉज की वजह से किसी का कोई भी फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट हो रहा है तो ही और शी कैन अप्रोच, ठीक है, टू दी माननीय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जहां पे भी करना चाहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन इनडायरेक्टली इज अबाउ द रिलीजियस लॉज इन आवर कंट्री। In more and even the examples are in front of you, so many examples like triple talaq, like that.
In most regimes or the Sabrimala temple case, you have listened about that the women are not allowed there. So their fundamental right is getting exploited. So the Supreme Court allowed them. So religious laws are under the constitutional laws. Remember this thing. In most regimes, and up to that limit they are until they exploit the fundamental rights of any individual. अगर रिलीजियस लॉज की वजह से किसी का फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट नहीं हो रहा है तो वो फॉलो किए जा सकते हैं, पर अगर किसी का फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट हो रहा है तो फिर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल प्रिवेल अपॉन दैट. In most regime, the rulers on his official dealt with matters of state security and sent only selected case to the Qazi judge. तो जो बहुत इंपॉर्टेंट इशू होते थे वही भेजे जाते थे. काजी वाज द लाइक अ पर्सन ऑफ सेम पोस्ट एज अ जज. ठीक है ना. द काजी अपॉइंटेड बाय द स्टेट इन ईच सिटी, हर शहर के अंदर अपॉइंट किए जाते थे काजी साहब, और लोकेलिटी एक्टेड एज टू रिजोल्व द डिस्प्यूट. और इनकी जिम्मेदारी क्या होती थी काजी साहब की, कि जो मसले हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, उनको सोल्व करना. अ ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल इन मेडिवल इस्लाम नोन एज सूफीज. सूफी के बारे में आपने बहुत सुना होगा. ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या वो थे क्या नाम, हजरत निजामुद्दीन. ठीक है ना. और बहुत सारे, सलीम चिश्ती, बहुत सारे हुए हैं सूफी लोग, सूफी संत. वांटेड टू गेट डीपर नॉलेज ऑफ गॉड थ्रू एसिस्टिज्म, रहबनिया एंड मिस्टिसिज्म, रहस्यवाद. तो सूफी लोग अधिकतर क्या होते हैं, वो गॉड की खोज में, या मतलब जैसे कह सकते हैं दुनिया को त्याग देना, लाइक दैट वाले उसमें बिलीव करते हैं. पैंथेइज्म इज द आइडियाज इम्प्लाइज दैट द ह्यूमन सोल मस्ट बी यूनाइटेड विद इट्स मेकर. तो पैंथेइज्म में एक सोच है जिसमें क्या होता है कि भाई आत्मा को परमात्मा से मिलना है, वो वाली आइडियोलॉजी. अलग अलग सूफीज के हिसाब से भी इंटरप्रिटेशन गॉड का कई बार क्या है, अलग अलग है. ठीक है. यूनिटी विद गॉड कैन बी अचीव्ड थ्रू एन इंटेंस लव फॉर गॉड विच द वुमेन संत रबिया ऑफ बसरा प्रीच्ड इन हर पोएम्स. तो अगर हमें गॉड के साथ, मतलब आत्मा से परमात्मा को मिलना है, तो उसके लिए बहुत ही मतलब लव की जरूरत है, गॉड के प्रति इश्क की जरूरत है, इबादत की जरूरत है. जैसे एक महिला है, रबिया बसरा की थी ये महिला, इन्होंने प्रीच्ड करी इनकी पोयम में. या अगर आप हमारे इंडिया में बात करें तो मीरा की हम बात कर सकते हैं. वो कृष्ण की बहुत बड़ी वो थी, क्या कह सकते हैं आप, फॉलोवर्स थी, प्रीचर थी, उनसे लव करती थी. तो इस तरह का लव हमें जरूरत है अगर हम क्या करना चाहते हैं, गॉड से को पहचानना चाहते हैं, या उनको अपने में समान, मतलब कि उनको उनसे मिलना चाहते हैं. तो ये एक बात कही गई है कि लव ही सब कुछ है, उनके प्रति ट्रू लव. In the schools of Alexandria, Syria and Mesopotamia, Greek philosophy, mathematics and medicines were taught. तो आप जानते हो रिलीजियस स्कूल्स में तो वो चीजें चलती हैं, और जो स्कूल्स अदर होते हैं उनमें ये सब चीजें चलती थी. मैथमेटिक्स, मेडिसिन पढ़ाई जाती थी, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, वो सब. ड्यूरिंग द रीजन ऑफ उम्मियाद, उम्मियाद याद रखना माविया वाली डायनेस्टी की बात कर रहा है, एंड एबेसिड, माविया के बाद जो उम्मियाद को उखाड़ने वाली डायनेस्टी एबेसिड थी. खलीफाज ग्रीक एंड सीरियक बुक ट्रांसलेटेड इनटू अरबिक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बाय द क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने इन किताबों को ट्रांसलेट किया अरबिक में या दूसरी भाषाओं में. इंडियन और भारतीय लोग एस्ट्रोनॉमी पे, आप जानते हो मैथमेटिक्स, मैथमेटिशियंस हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे हुए हैं. रामानुजन जी हैं, या आप कह सकते हो उस पे हमारे यहाँ मेडिसिन के ऊपर चरक हुए हैं बहुत फेमस. इस तरह से वर आल्सो ट्रांसलेटेड इनटू अरबिक ड्यूरिंग दिस पीरियड. इस पीरियड के वक्त जो हमारे यहाँ के राइटर्स के द्वारा किताबें लिखी गई हैं वो भी ट्रांसलेशन की गई थी. दीज वर्क रीच्ड यूरोप एंड किंडल्ड इंटरेस्ट इन फिलोसफी एंड साइंस. तो ये वर्क जो था, ये काम जो हमारे लोगों ने किया था, ये यूरोप तक पहला उन्होंने पढ़ा इसके बारे में. ठीक है. द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटिंग वाज एन अल कुरान फिल तिब, कैनन ऑफ मेडिसिन, अ मिलियन वर्ड मैन्यूस्क्रिप्ट, 10 लाख से ज्यादा वो शब्द यूज किए गए हैं इस मैन्यूस्क्रिप्ट में. दैट लिस्ट 760 ड्रग्स के बारे में, मतलब दवाइयों के नुस्खों के बारे में इसमें बताया गया है इस किताब के अंदर. एंड इंक्लूड्स नोट ऑन हिज ओन एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट इन हॉस्पिटल. ये सब जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं इसके बारे में, 760 से ज्यादा नुस्खों के बारे में, ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स मतलब जो साल्ट होते हैं दवाइयों में, उनके बारे में इस किताब में बताया गया है.
अब पोएट्स की क्या इंपॉर्टेंस होती थी? देखो, पोएट्स भी अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। क्यों? क्योंकि वो अपने कविताओं के जरिए अपने लव को गॉड के प्रति दर्शाते थे। सो लेट अस कंटिन्यू। एट द बिगिनिंग ऑफ द 11th सेंचुरी गाजी बिकम द सेंटर ऑफ पर्शियन लिटरेरी लाइफ। तो गाजी वाज द मेन सोर्स। पोएट वर नेचुरली अट्रैक्टेड बाय द ब्रिलियंस ऑफ द इंपीरियल कोर्ट की, उससे वो प्रभावित होते थे कवि जो होते थे। महमूद ऑफ गजनी गैदर्ड अ ग्रुप ऑफ पोएट हु कंपोज्ड अ एंथोलॉजीज, साहित्य संग्रह जिन्होंने दीवान्स एंड इपिक्स, महाकाव्य, पोएट्री, ठीक है ना, ये सब लिखी। तो महमूद ऑफ गजनी ने इनको इकट्ठा किया था। और ये वही महमूद गजनी है जिसने सन 1000 के आसपास 1032 या 23 ऐसा कुछ है ईयर, आप देख लेना, भारत को सोमनाथ टेम्पल पे आप जानते हो इन्होंने हमला किया था। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग वाज फिरदौसी 1020 हु टुक 30 years टू कंप्लीट शाहनामा। तो एक क्वेश्चन तो आपका कंपटीशन का यहीं से ही निकल गया। शाहनामा किसने लिखा? फिरदौसी ने। बुक्स ऑफ किंग्स एन इपिक ऑफ 550,000 कपलेट्स बिकम अ मास्टर पीस ऑफ इस्लामिक लिटरेचर की एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है शाहनामा। इन बगदाद अ लार्ज नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ बुक्स रिटर्न विद मॉरल एजुकेशन एंड फॉर एंटरटेनमेंट के पर्पज से लिखी जाती है, मॉरल एजुकेशन के पर्पज से लिखी जाने लगी किताब। द ओल्डेस्ट, अगर हम बात करें इसमें, ऑफ दीज इज अ कलेक्शन ऑफ एनिमल कार्ड कलीला व दिमना द नेम्स ऑफ 2 जैकाज CR। ये एक एनिमल्स के ऊपर किताब लिखी गई है, ओल्डेस्ट किताब थी उस समय की, अब तक है। Other stories of heroes adventurers such as Alexander al-Iskandar and Sindbad, or those of unhappy lovers such as guys known as Majnus और मदमान, इनके ऊपर भी किताबें लिखी जाने लगी। मैंने बताया ना, हर आदमी अपने हिसाब से जो उसको अच्छा लगता है वो किताबें वो लिखता है। The Thousands and One Night is another collection of stories told by a single narrator, Shahrazad, to her husband नाइट आफ्टर नाइट। तो ये भी एक किताब है, इंपॉर्टेंट किताब है। तो गाइज उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया होगा और फाइनली ये खत्म भी हुआ, 3 वीडियो लग गई। देखिए चैप्टर थोड़ा बड़ा है पर चीजें मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करी है, ताकि जब आप कल को PCS या स्टेट्स लेवल के एग्जाम दें या UPSC के एग्जाम्स में, मेंस के एग्जाम में जब आप बैठें, इवन प्री में भी हेल्प करेगा। तो जो सोच का लेवल हो वो एक ब्रॉड हो चीजों को रिप्रेजेंट करने का, और यही चीज फिर आपको इंटरव्यू में भी फायदा देती है। क्योंकि इंटरव्यूअर जो होते हैं उनको सबको पता है कि जितने भी बच्चे आए हैं सबको नॉलेज है किताब की बहुत, क्योंकि तभी तो प्री और मेंस निकाल के पहुंचे हैं वो। वहां पे चीजें होती हैं एक एक्स्ट्रा लेवल पे जाके चेक, मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट या सोचता कैसे है व्यक्ति। तो जस्ट मैंने आपको वही एक ब्रॉड सा सेंस में समझाने की कोशिश की है चीजों को। आप समझेंगे, सीखेंगे तो और कुछ बनते हैं लाइफ में, तो हमें बहुत खुशी होगी इस चीज की। बाकी स्टूडेंट्स चीज़ों को देखिए एज ए स्टूडेंट्स ही लीजिएगा। अगर किसी पॉइंट से कोई भावना हर्ट हुई है, मैं इस वीडियो में, हर वीडियो में इसीलिए बोलता हूँ ताकि किसी को भी देखे कोई भावना हर्ट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि रिलीजियस चैप्टर चल रहा था तो चीज़ें क्या पता कई बार मेरी अंडरस्टैंडिंग अलग हो सकती है चीज़ों के प्रति, तो आप लाइटली ही लीजिएगा। आप करेक्ट कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम अगर वो चीज़ बिल्कुल सही हुई, हमने वेरीफाई की और बिल्कुल ओके हुई जो आप बताएंगे, तो हम उसको अपनी नॉलेज में कंसिडर कर लेंगे। और हमारी मनोकामना है कि आप स्वस्थ रहिए, खूब नाम कमाइए, लाइफ में आगे बढ़िए, इस देश के लिए अच्छा कीजिए, सोसाइटी के लिए अच्छा कीजिए। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और भी है कि देखिए, आप जानते हो आजकल दुनिया में बहुत सारे रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स हैं, लोगों के बीच में और कन्फ्लिक्ट्स हैं। तो उन सबको परे रख के हमें ह्यूमैनिटी को फॉलो करना है और सबको एक लेवल पे लेके चलना है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ें। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।